तो आज हम नजर डाल रहे हैं एडोल्फ हिटलर की मौत से जुड़े कुछ दिलचस्प दस्तावेजों और रिपोर्ट्स पर। हमारे सामने सन 1945 बर्लिन बंकर की घटनाओं का ब्यौरा है। बाद में जो सबूत सामने आए वो हैं, और हाँ, वो अटकलें भी जो सालों से चल रही हैं। जी, और इन सब के जरिए हमारी कोशिश ये समझने की है कि हिटलर की मौत की कहानी आखिर इतनी उलझी हुई क्यों है। उसके बच निकलने की जो बातें हैं उनमें कितना वजन दिखता है इन रिपोर्ट्स को देखें तो। हाँ, बात शुरू होती है 1945 के बर्लिन से। आप सोचिए, चारों तरफ तबाही का माहौल, एक बंकर, और फिर खबर आती है एक गोली चलने की। दुनिया को बताया गया हिटलर ने आत्महत्या कर ली। बिल्कुल, आधिकारिक कहानी तो यही है। लेकिन कहानी शायद उतनी सीधी नहीं थी, क्योंकि शक तो तभी शुरू हो गया था जब रूसी सेना बंकर में दाखिल हुई। हाँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब रूसी सैनिक बंकर पहुंचे तो उन्हें जो शव मिले वो इतनी बुरी तरह जले हुए थे कि पहचानना, आप सोचिए, बेहद मुश्किल था। अच्छा। तो यहीं से पहला सवाल उठा, क्या ये वाकई हिटलर और एवा ब्राउन के शव थे? और दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, खुद स्टालिन ने भी इस पर शक जाहिर किया था। उनका मानना था कि नहीं, हिटलर जिंदा है और भाग निकला है। स्टालिन का शक, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और इसी शक ने शायद उन थ्योरीज को हवा दी जिनका जिक्र इन दस्तावेजों में बार बार मिलता है, जैसे हिटलर के दक्षिण अमेरिका भाग जाने की बातें। जी बिल्कुल, कुछ रिपोर्ट्स तो अर्जेंटीना के तट पर 1945 में एक जर्मन पनडुब्बी देखे जाने का भी इशारा करती हैं। पनडुब्बी? हाँ, इतना ही नहीं, अर्जेंटीना के किसी दूर दराज गांव में एक रहस्यमयी जर्मन बुजुर्ग के रहने की कहानी भी सुनने में आती है, जिसे कुछ लोग कथित तौर पर फ्यूरर कहकर बुलाते थे। फ्यूरर? हाँ, और यहाँ तक कि 1955 में एफबीआई को मिली एक गुमनाम चिट्ठी का जिक्र भी इन फाइलों में है। उस चिट्ठी में दावा किया गया था कि हिटलर जिंदा है, हालांकि उसका चेहरा काफी बिगड़ चुका है और दाढ़ी सफेद हो गई है। अरे बाप रे, ये सब सुनने में तो किसी जासूसी नॉवल जैसा लगता है ना? बिल्कुल, कहानी जैसा ही है। लेकिन फिर मामला आता है फोरेंसिक सबूतों का, और यहाँ कहानी और ज्यादा पेचीदा हो जाती है। रूसियों के कब्जे में खोपड़ी का एक टुकड़ा था ना? हाँ, माना जाता था कि ये हिटलर का है। जी हाँ, काफी समय तक यही माना गया। पर 1990 के दशक में जब उसकी जांच हुई तो नतीजा क्या निकला? नतीजा तो एकदम हैरान करने वाला था। जांच में पता चला कि वो खोपड़ी एक महिला की थी, हिटलर की नहीं। एक महिला की? हाँ, इसने तो पूरे आधिकारिक बयान पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, लेकिन पहेली यहीं खत्म नहीं हुई। बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2018 में फिर फ्रांसीसी वैज्ञानिकों की एक टीम ने कुछ दांतों का परीक्षण किया। ये दांत मॉस्को में रखे गए थे। हाँ, वो मॉस्को आर्काइव्स में थे। और उनका निष्कर्ष था कि ये दांत 100% हिटलर के ही हैं। और यहीं सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है ना? हाँ बिल्कुल। देखिए, अगर जैसा कि शुरुआती रिपोर्ट्स कहती हैं, शव इतने जले हुए थे कि पहचानना मुश्किल था, और बाद में मिली खोपड़ी भी किसी और की निकली, तो फिर ये दांत किसके माने जाएं? और ये कहाँ से आए? सही सवाल है। क्या शुरुआती दौर में ही सबूतों के साथ कोई घालमेल हुआ था, या कुछ और बात थी? ये सवाल तो बना ही रहता है। तो कुल मिलाकर इन दस्तावेजों और रिपोर्ट से तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ तो हिटलर और एवा ब्राउन की आत्महत्या की आधिकारिक कहानी है, जो उन जले हुए शवों पर आधारित है। दूसरी तरफ खुद स्टालिन का गहरा संदेह, दक्षिण अमेरिका बाहर निकलने की लगातार आती रही खबरें, और फिर ये फोरेंसिक पहेली, महिला की खोपड़ी बनाम हिटलर के दांत। हाँ, ये सारी जानकारी किसी एक निर्णायक जवाब की तरफ नहीं ले जाती, बल्कि ये दिखाती है कि कैसे अधूरे, या कह लीजिए विरोधाभासी सबूत, शक और एक तानाशाह की वो रहस्यमय शख्सियत मिलकर एक ऐतिहासिक घटना को कभी ना सुलझने वाली पहेली में बदल सकते हैं। सही कहा। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास की कुछ सच्चाइयां शायद हमेशा सवालों के घेरे में ही रहेंगी, खासकर तब जब पुख्ता और जिसे कहते हैं निर्विवाद सबूत मौजूद ना हो। बिल्कुल, अंत में सवाल वही रह जाता है जो इन रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद जहन में घूमता है। क्या हिटलर वाकई 1945 में बर्लिन में मरा था, या कहानी कुछ और थी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमें कभी पूरी तरह से न मिले।